नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाज के बारे में, जो कि हिंदी का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। और अगर किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कांस्टेबल, लेखपाल या कोई भी ऐसी परीक्षा जहाँ पर हिंदी सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो वहाँ के लिए आप चाहें तो यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं समाज के बारे में। ठीक है। और समाज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिंदी का, और इसी को आज हम देखेंगे। ठीक है। समाज की हमारी 2 क्लासेस होंगी। पहली जो आज क्लास होगी वो हम देखेंगे समास के भेद, और कल जो हम देखेंगे वो देखेंगे तत्पुरुष समास में कितने इसके भेद हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कर्म तत्पुरुष हो गया, अधिकरण हो गया, अपतान तत्पुरुष हो गया, तो इन सबको हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि समास पर हमारी 2 वीडियो आएगी। आज हम सीधे सीधे समाज के सारे भेद देख लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समास पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर में क्या वजह था कि समास लाया गया। ठीक है। तो देखिए, शब्दों का संक्षिप्तीकरण, कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह देना। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि राजा का पुत्र और राजपुत्र दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि राजा का पुत्र जब हम कह रहे हैं तो इसमें एक कारक विभक्ति आ रही है। ठीक है। यानी कि बात वही हो गया, अर्थ वही हो गया, लेकिन लंबा पूरा सेंटेंस हो जा रहा है। लेकिन अगर राजपुत्र कह देंगे तो छोटा हो गया। ठीक है। यानी कि संक्षिप्त हो गया और हमारी बात भी वहाँ तक पहुँच गई, तो इसीलिए समास को लाया गया था। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि रसोई घर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रसोई घर। ठीक है। देखिए, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है। पहला रसोई और दूसरा घर, दोनों का अपने आप में एक अर्थ है, लेकिन जब दोनों जब मिल करके जब देगा तो ये कोई तीसरा अर्थ बन जाता है। ठीक है। यानी कि रसोई का घर। तो इसमें जो रसोई जो है ये क्या है, ये पूर्व पद है, और ये क्या है, घर, ये उत्तर पद है। तो समास में हम 2 पदों की बात करेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है। किसकी कहाँ पर प्रधानता है उसी हिसाब से इसको बांटा भी गया है। ठीक ना। तो हम एक एक करके समास के भेद को देखते हैं। तो पहला जो इसका जो भेद है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है इसमें? तो इसमें होता है कि पूर्व पद जो होता है ना वो प्रधान होता है। ठीक है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। एक एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान हो गया पहली बात। ठीक है। और जो पूर्व पद जो इसके होते हैं, पूर्व पद, तो क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि प्रति आ गया, प्रति। ठीक है। अनु आ गया, आ गया। ठीक है। यथा आ गया, हर आ गया, यावत आ गया। ठीक है। तो इन्हीं सब मतलब जो ये जो शब्द हैं, ये शब्द आपको अव्ययी भाव समास में पहले ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आ से बनाऊँ, आ से, इस शब्द से अगर बनाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, आ जन्म। ठीक है। डायरेक्ट आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि आज जन्म जो है ये किस समास का भेद है, तो आपको बताना होगा कि इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है। कैसे? क्योंकि इसमें शुरू में आ लगा हुआ है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यही जो पूर्व पद जो होता है ना, ये प्रधान हो जाता है, क्योंकि इसके बिना ना, इसके बिना बिना अर्थ नहीं निकल पाएगा, अर्थ नहीं। ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको भूल जाएंगे, इसको आप अगर हटा देंगे तो सिर्फ ये जन्म हो गया। ठीक है। तो वो अपने आप में एकदम एक सिंपल बात हो जाएगी।
इस तरीके से आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि दिन दिन, तो क्या हो गया, ये प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब रोज, दिन दिन का मतलब क्या हो गया, ये भी रोज हो गया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर प्रतिदिन अगर एग्जाम में हमारे आ गया तो हमें बताना होगा कि ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर होती जाती हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान हो जाता है। जैसे अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान था, उसी प्रकार से तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हो जाता है, ठीक है। तो समासिक पद की रचना करते हुए कारक विभक्तियों का इसमें लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि शिव का आलय, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शिव का आलय, आलय क्या बन गया, ये शिवालय, शिवालय। अब इसमें देखिए, इसमें कारक विभक्ति का लोप हो गया, ये कारक विभक्ति है ना का, ये विभक्ति ही तो है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इस विभक्ति का लोप हो गया है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि राजा की कुमारी, ठीक है, राजा की कुमारी, तो इसमें क्या हो जाएगा, राजकुमारी, सिंपल है, राजकुमारी। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कारक विभक्ति का लोप हो जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसके एग्जाम्पल भी ऐसे ही होते हैं। अब हम तीसरा देखने जा रहे हैं। तत्पुरुष समास को हम कल बहुत डिटेल में देखेंगे, जो हमारी जो दूसरी वीडियो आएगी समास पर, वो पूरा तत्पुरुष समास पर ही होगा, जो कि इसके जितने भेद होंगे हम सबको देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम सिर्फ समास के भेद देख रहे हैं। तीसरा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। तो समास को विग्रह करने पर इसमें क्या होता है ना कि के समान है जो रूपी मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि के समान है जो, है जो, ठीक है। और क्या होता है इसमें, और होता है इसमें, जैसे मान लीजिए कि तुलना या विशेषता बताइए। देखिए क्वेश्चन आपसे पता है कैसे पूछेगा कि ये बताइए कि तुलना या विशेषता किस समास में किया जाता है, तो आपको सीधे पकड़ना होगा उसमें कि कर्मधारय समास में हम विशेषता की, विशेषण और विशेष की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं जब एग्जांपल दूंगा ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए, विशेषता, विशेषता, ठीक है। विशेषता भी होता है इसमें, विशेषता बताया जाता है, बताया जाता है, विशेषता बताया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि चंद्रमुख, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चंद्रमुख, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि चांद के समान मुख। अब देखिए तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि चांद के समान उसका मुख है, यानी कि तुलना वाली बात आ गई, ठीक है। चांद के समान मुख, देखिए तुलना हो गया ना कि भाई उसका मुख कैसा है, उसका मुंह चंद्रमा के समान है, यानी कि चांद के समान है। चांद के, यहाँ पर के लिख लीजिए, चांद के समान मुख, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, नील गगन,
नील गगन गगन, ठीक है, नील गगन। तो नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। अब देखिए पहला हमने बात क्या कहा था, के समान है जो, ऐसे ही बातें इसमें भी आएंगी। जैसे कि नील गगन अगर मैं कहूँ तो इसको जब आप सोचेंगे तो क्या मन में क्या आएगा कि नीला है जो गगन, उसी को तो नील गगन कहेंगे भाई, और कुछ तो होगा नहीं। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल आप लिख लीजिए, चरण कमल, चरण कमल। तो क्या हो जाएगा इसका, चरण के समान है कमल, चरण के समान है कमल। कमल कैसे हैं, चरण के समान है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर अगला भेद देख लेते हैं हम लोग, चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए न तो पूर्व पद प्रधान होगा ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें कोई तीसरा ही मतलब प्रधान हो जाता है बहुव्रीहि में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि पूर्व पद प्रधान नहीं प्लस उत्तर पद प्रधान नहीं, ठीक है। तो प्रधान होगा कौन, न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, तो इसमें कोई मतलब कोई जैसे कि कोई तीसरा ही मतलब अर्थ इसका निकलने लगता है, ठीक है। तीसरा अर्थ इसका आ जाएगा, तीसरा अर्थ ये देने लगेगा, ठीक है। जैसे दशानन, 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 ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि दशानन, तो भाई कायदे से तो इसका अर्थ ये होना चाहिए कि जिसका 10 सर हो। भाई आनंद मतलब क्या होता है, सर होता है, 10 मतलब 10, आनंद मतलब सर, ऐसा व्यक्ति जिसका 10 सर हो। लेकिन अगर आप किसी के सामने कहेंगे दशानन, तो क्या मतलब आदमी ये सोचेगा कि 10 सर वाले आदमी के बारे में बात कर रहा है, नहीं, वो सीधे सीधे पता क्या सोचेगा, कोई तीसरा बात सोच लेगा, यानी रावण, रावण के बारे में तुरंत उसके दिमाग में बन जाएगा, ठीक है। किसी के सामने आप बोल के देखिएगा। फिर त्रिलोचन, 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 अगर किसी के सामने अगर आप कहेंगे त्रिलोचन, और अगर वो सच में अगर उसका अर्थ जानता होगा ना, तो सीधे सीधे वो शिव जी के बारे में सोचेगा, ठीक है। भाई त्रिलोचन मतलब तो ये होना चाहिए ना जिसका 3 आँख हो, ऐसा कोई होता है क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे आप किसके बारे में सोचेंगे, शिव के बारे में, यानी कि कोई तीसरा ही चीज़ आप सोच ले रहे हैं, शिव जी, शिव जी के बारे में आप सीधे सोचेंगे, ठीक है। मैं कहूँ कि मुरलीधर, मुरलीधर, ठीक है, कौन है ये, कृष्ण, यानी ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर कोई तीसरा ही मतलब प्रधान हो जा रहा है, ठीक है। तीसरा अर्थ कुछ निकल के आ जा रहा है। जैसे हमारे चतुर्मुख, 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 ठीक है। तो कौन हो जाएगा, ब्रह्मा जी हो जाएंगे। भाई इनके 4 मुंह होते हैं ना, वैसे तो कोई नॉर्मल तो होता नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, लंबोदर, लंबोदर, किसी को आप लंबोदर कहेंगे तो सबसे पहले गणेश जी का मतलब मन में आ जाएगा, गणेश, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुव्रीहि समास चलता है, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास में जैसे कि आपसे पता है कैसे प्रश्न बन जाएगा, मान लीजिए कि ऐसे पूछेगा वो कि ये बताइए कि वो कौन सा समास है जहाँ पर ना तो उत्तर पद प्रधान होता है ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, कोई तीसरा ही अर्थ उसका निकलता है, कौन सा वो समास है। तो आपको बताना होगा कि सर वो बहुव्रीहि समास है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है द्विगु समास, 5वां, द्विगु, द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। इसमें क्या होता है
कि इसमें जो प्रथम जो मतलब पद होता है ना, प्रथम पद ये जो होता है ये संख्यावाची होता है, संख्यावाची। प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, ठीक है। जैसे तिराहा, तिराहा जहाँ पर 3 रास्ते आके मिलते हों। सप्ताह, सप्ताह, ठीक है, 7 दिनों का समूह वह सप्ताह होता है। चौराहा जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हों, चौराहा, ठीक है। एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं आप लोग कि जो पहला जो पद है वो कहीं ना कहीं संख्या को निर्देशित कर रहा है, जैसे ती, फिर सप्त, फिर चौ, ये कहीं ना कहीं मतलब संख्या को ही मतलब ये निर्देशित कर रहा है। फिर तिरंगा, तिरंगा भी आप देख सकते हैं, तिरंगा, ठीक है। इसमें भी देखिए 3 जो है वो 3 को ही कहीं ना कहीं बता रहा है। भाई ये 3 को बता दिया, ये 7 को बता दिया, ये 4 को बता दिया, ये भी 3 को बता दिया। तो भाई सीधी सी बात है कि जिनका पहला पद संख्यावाची होगा वो द्विगु समास होगा, ठीक है। ऐसे आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर छठवां जो है, छठवां और अंतिम, ठीक है, द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्वंद्व समास, 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 ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद जो होते हैं ना, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। जैसे दिन रात, दिन रात। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना ये है कि मैंने अभी इसके पहले एक आपको एग्जाम्पल बताया था, दिन, दिन और दिन, ठीक है, जो कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण था। फिर धीरे धीरे, वो भी अव्ययी भाव का समास, अव्ययी भाव समास का उदाहरण था, धीरे धीरे, ठीक है। तो जहाँ पर आप, जहाँ पर ये दोनों पद आपस में अगर द्वंद्व नहीं करेंगे, यानी कि दोनों अगर अलग अलग नहीं हैं, तो वो अव्ययी भाव समास में चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं, जैसे मान लीजिए कि दिन और रात दोनों अलग अलग हो गया, दोनों में द्वंद्व हो गया, ठीक है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे एग्जाम्पल पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, आप जाके द्वंद्व समास लगा के चले आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई दोनों में द्वंद्व हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये हमारा गलतफहमी होता है। दिन रात, दिन और रात दोनों में द्वंद्व हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आटा दाल, आटा दाल, आटा और दाल में द्वंद्व हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर सुख दुख, सुख दुख दोनों में द्वंद्व हो रहा है, ठीक है। फिर अन्न और जल, अन्न और जल दोनों में द्वंद्व हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही पद प्रधान होंगे इसमें, ठीक है, वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी चीज़ों को रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। पहला हमने क्या देखा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, समास, ठीक है। क्या है इसमें, पूर्व पद प्रधान, ठीक है, पूर्व पद प्रधान। फिर हमने देखा तत्पुरुष समास, पुरुष समास। इसमें क्या था, तो इसमें उत्तर पद प्रधान हो जा रहा था, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद हमारा प्रधान हो जा रहा था, ठीक है। फिर तीसरा हमने देखा कर्मधारय समास, कर्मधारय, धारय समास, ठीक है, समास। इसमें क्या था, विशेषता, विशेषण, विशेषण, ठीक है, के समान है जो, के समान है जो, ठीक है, और तुलना, तुलना। ऐसा हमको स्मरण होता है जब हम इसकी बात करेंगे कर्मधारय समास की, तो ठीक है। फिर चौथा क्या है, चौथा है बहुव्रीहि समास,
बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ठीक है, समास। इसमें क्या हो रहा था, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान हो जा रहा था, न तो उत्तर पद न तो पूर्व पद, कोई प्रधान नहीं था इसमें, कोई तीसरा पद प्रधान हो जा रहा था। ठीक है, एक मिनट, ये चौथा है ना, चौथा है। ठीक है, इसको काट दीजिए। फिर पांचवा है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास, प्रथम पद संख्यावाची, संख्यावाची। ठीक है, फिर छठा क्या था, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। क्या हो रहा था, दोनों पद प्रधान। तो देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन जैसे कि कांस्टेबल में और लेखपाल में डायरेक्ट आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको इस स्लाइड पर बताया है। ठीक है, तो प्लीज़ इस स्लाइड को आप अपने ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कल हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के जितने भी भेद हैं उनको हम देख लेंगे। ठीक है, और फिर हम अलंकार शुरू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।